गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास में एसएस में आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए रिवीज़न करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ाती हूँ देती हूँ उनको आपको अच्छे से याद करना है और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो मैं आपको बाद में समझा दूँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जल दूषित होने से अपने जीवन को क्या नुकसान होता है। जलावरण दूषित यानी जल प्रदूषण से, एक तरह से जलावरण यानी जलावरण मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ और पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि रिवीज़न है तो इस चैप्टर की वीडियो आपके पास होगी, आप उसको भी एक बार देख लेना। ओके, तो ये है हमारा जलावरण। जलावरण अर्थात पृथ्वी की सतह का जलावरण होता क्या है, जलावरण किसको कहते हैं। जलावरण अर्थात पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग जो पानी से घिरा हो उसे जलावरण कहते हैं। बताया था कल भी मैंने, पृथ्वी पर 4 आवरण आए हुए हैं, जलावरण, मृदावरण, वातावरण और जीवावरण। तो सबसे पहले कौन सा है, मृदावरण है, फिर जलावरण है। जलावरण दूषित होने से मनुष्य जीवन को बहुत नुकसान होता है। शहरों और गांवों की अशुद्धियां, औद्योगिक कचरा तालाब में फेंकने से तालाब दूषित हो जाते हैं। अशुद्ध पानी के प्रयोग से अनेक रोग जैसे हैजा, डायरिया, पेचिश आदि रोग होते हैं। यानी इसमें ये आपको बताना है कि यदि जल प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण होता है तो उससे मानव जीवन पर, हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण, यदि जल प्रदूषित होगा और हम लोग उसका सेवन करते हैं तो उनसे हमें क्या नुकसान क्या मतलब बीमारियां क्या होती हैं वो आपको इसमें बताना है। तो दूषित जल के सेवन से क्या हैजा, डायरिया, पेचिश आदि रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण में आई हुई नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस पर क्या असर डालती है। अब आप लोगों को 2 ही गैसों का पता होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इन गैसों के अलावा भी और बहुत सारी गैसें हैं जो वातावरण में शामिल होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ओजोन है, मीथेन है, एथेन है, रजकण है। ये सब मिलकर वातावरण में होती हैं। तो ऑक्सीजन गैस प्राणवायु है, ये तो सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमें जीवित रखने में सहायक होती है, जबकि CO2 जहरीली गैस है। बाकी बची नाइट्रोजन गैस जो कि वायु में 78% होती है। इन सब की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा वातावरण में न ज़्यादा कम होनी चाहिए न ज़्यादा ही ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वातावरण में जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। तो वातावरण में इन सब गैसों का जो औसत है, जो बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। यदि नाइट्रोजन गैस ज़्यादा हो गई तो वो ऑक्सीजन पर इफ़ेक्ट करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग्य विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अणुपरीक्षणों से, यानी जो हम परीक्षण, जो सेना में जो बम, ये जो विस्फोटक पदार्थ जो यूज़ किए जाते हैं, यदि उनका परीक्षण किया जाता है तो वो कहाँ पर होता है, ज़मीन पर होता है। और ज़मीन पर जब होता है तो उसके परीक्षण से जो धुआं निकलता है, जो भी इफ़ेक्ट होता है वो किसको दूषित करेगा, मृदावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो अणुपरीक्षणों से मृदावरण को नुकसान होता है। अब है रिक्त स्थान है हमारा, के कारण वातावरण को नुकसान होता है। वातावरण यानी जिसमें हम रहते हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वो किससे दूषित होता है ज़्यादा, वाहनों से। वाहनों के प्रयोग से वातावरण
को नुकसान होता है। अब है निम्न आवरणों की सुरक्षा के लिए दो उपाय बताइए। देखो, वातावरण है, मृदावरण है, जलावरण है। जीवावरण को इसमें नहीं लिया गया है। आपको वैसे पता है कि मतलब हमारी पृथ्वी पर 4 आवरण आए हुए हैं, इसमें जीवावरण को नहीं लिया गया है। तो वातावरण सुरक्षा के लिए हमें इसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो वातावरण को सुरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है उसका शोषण करते हैं। यदि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो पृथ्वी पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है। दूसरा है धुआं रहित वाहनों का कम से कम, जो पेट्रोल या डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। व सीएनजी गैस वाले वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण ज़्यादा दूषित नहीं होगा। जो हम कर सकते हैं वो हमको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यह है वातावरण को सुरक्षित रखने के 2 उपाय। नेक्स्ट है हमारा मृदा आवरण। मृदा आवरण यानी पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो मृदा आवरण को सुरक्षित रखने हेतु अणुपरीक्षण, यानी जैसा मैंने आपको ऊपर खाली जगह में बताया था अणुपरीक्षण, तो उसका परीक्षण कम से कम करना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। कहीं पर ऐसा होता है कि जहाँ पर परीक्षण किया जाता है वहाँ की जो बस्ती होती है, जनसंख्या होती है, उसको बहुत भारी नुकसान होता है। और अधिक मृदावरण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जलावरण। जलावरण घरों व कारखानों से निकलने वाले कचरा व गंदा पानी का निकाल फिल्टर द्वारा होकर नदियों में जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जलावरण यानी अपनी नदियों को, तालाबों को, महासागर, सागर, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए जो कारखानों से जो गंदा रसायन पदार्थ निकलता है उसको अगर फिल्टर करने की व्यवस्था हो, सुविधा हो, तो वो पानी फिर नदियों में छोड़ना चाहिए, जिससे जो नदियों में, तालाबों में जो रहने वाले जीव हैं उनको कोई नुकसान ना हो। नदियों तालाबों को साफ रखने हेतु लोगों में जागृति पैदा करनी चाहिए। यानी स्वच्छता अभियान जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने चलाया है उसका पालन करना चाहिए और उस लोगों को पालन करने के लिए लोगों को उसमें जागृत पैदा करनी चाहिए। अब है भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। पहले भी मैंने संविधान वाला जो चैप्टर है आपको उसमें बताया है। भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संविधान के अनुसार देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि संविधान में भारत में लोकशाही पद्धति के अनुसार सभी भारतीय एक समान हैं। कोई भी उसमें छोटा या बड़ा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि यदि वो गरीब है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, यदि वो स्त्री है तो वो इस चुनाव नहीं लड़ सकती है। संविधान में सबको समानता दी गई है। तो उसमें क्या है कि कोई भी, या वो चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे घरों का काम करने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे निम्न वर्ग से हो चाहे उच्च वर्ग से हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और नागरिकों को अपनी विचार, वाणी, अभिव्यक्त और इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। तो यही संविधान की विशेषताएं हैं। अब है केंद्र सरकार के मुख्य अंगों और उनके एक एक कार्य बताइए। केंद्र सरकार का जो है चार्ट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो केंद्र सरकार के मुख्य अंग हैं राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यकारिणी, न्यायतंत्र,
लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय। अब इनका सबका काम क्या है? संसद कानून बनाने का काम करती है। मंत्रिमंडल जो होता है इन कानूनों का अमल करवाने और न्यायतंत्र कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करती है। पहले भी आप ये जो वीडियो आपको भेजी है वो भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब है आपकी उम्र बताइए, यानी आपको इस क्वेश्चन में अपनी उम्र बतानी है और आप कितने साल के बाद मतदान कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 11 साल है तो आप 7 साल बाद मतलब मतदान कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बच्चा 18 साल के बाद वयस्क माना जाता है और वो 18 साल के बाद मतदान करने का अधिकार प्राप्त करता है। भारत के हर एक नागरिक को अपना धर्म पालने की स्वतंत्रता है। ये विधान संविधान की कौन सी विशेषता बताता है? जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ये विधान संविधान की लोकशाही शासन पद्धति की विशेषता बताता है, क्योंकि संविधान में सब लोगों को समान अधिकार समानता दी गई है। अब है ये वाले आपको करने हैं। सही जोड़े हैं बंगाल। तो बंगाल में क्या था? बंगाल में मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच दिया था। मराठा राज्य सहकारी योजना, ठीक है। पंजाब में खालसा नीति, झांसी में भेदभाव की नीति और मुंबई में प्रथम 3 यूनिवर्सिटियों में से एक, यानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में मेकाले द्वारा जो यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई थी उसमें से मुंबई एक है। तो बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना, मैसेज द्वारा पूछना, और ये जो मैं रिवीज़न करा रही हूँ इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना, ठीक है। थैंक यू।